हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमारा कई जगह हमको एक्सप्लेन किया गया है, बुक में भी और इंटरनेट पर भी। पर क्या है कि इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आज इसकी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक सिंपल तरीके से बता सकूं इसको। अब सिंपल तरीके से कैसे? तो मेरा जो तरीका होगा वो ये होगा कि जैसे साइंटिस्ट थे, कौन से, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये कि जो वेव पार्टिकल, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उसको अभी तक हम क्या वेव मानते हुए आ रहे थे, ठीक है। अब ये आगे वाली ये जो दो चीजें हैं, ये वेव थ्योरी की, यानी कि जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस हैं। अब वो जो लिमिटेशंस हैं वो कैसे प्रूफ होंगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझकर। की किसने ये एक्सप्लेन और मतलब ये जो लिमिटेशन बनी तो वो कैसे बनी? वो बनी हमारे मैक्स प्लैंक साहब से। मैक्स प्लैंक साहब ने क्या किया कि हमको कुछ कंक्लूजन्स दिए। अब उनने जो कंक्लूजन्स दिए वो दिए कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर। एक्सपेरिमेंट क्यों किए? क्योंकि उन्हें कुछ प्रूव करना था। तो ये थी हिस्टोरिकल टाइमलाइन, ठीक है। अब ये थे साइंटिस्ट, इन्हें करना था काम। मैं और आप, हम लोग हैं स्टूडेंट्स, तो हमें समझना है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम रिवर्स मैकेनिज्म से चलेंगे। रिवर्स मैकेनिज्म से कैसे? कि हम पहले कंक्लूजन को समझेंगे कि क्या कंक्लूजन्स आए, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या हुए, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि प्रूफ हमें क्या करना था। तो ये एक, मुझे लगता है कि ऐसे तरीके से हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस टॉपिक में, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो टॉपिक हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा है हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको समझा कौन रहा है? मैक्स प्लैंक साहब। अभी मैक्सवेल की थ्योरी थी, अब आ गए मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक साहब समझाएंगे इसे, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक साहब ने जो कंक्लूजन्स हमें दिए उनको हम पहले समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो कंक्लूजन्स थे वो ये थे कि जो हमारी अभी तक हम लाइट को वेव मान रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हीट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से समझाएंगे हम ये वाला, और ये हीट के जरिए समझाएंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको अभी तक हम क्या समझ रहे थे? उसको हम समझ रहे थे वेव। ये कहेंगे कि ये जो लाइट होती है ना हमारी, जब ट्रेवल करती है, यानी कि जब वो अपना सफर तय कर रही है, तो वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जब वो अपनी ट्रेवलिंग पोजीशन पर है तो वो है वेव। तो क्या है कि लाइट जो है हमारी, या EMR, सीधे सीधे लाइट पर, अभी हम हमारी जो चर्चा है वो लाइट पर हो रही है। लाइट के ड्यूअल नेचर को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दो इफेक्ट हुए लाइट के ड्यूअल नेचर को ही बताने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारी लाइट है वो क्या कर रहे हैं कि वाइल ट्रेवलिंग लाइट बिहेव्स एज, लाइट जो है वो कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह, ठीक है। और जब क्या एब्जॉर्प्शन हो लाइट का, एब्जॉर्प्शन, और क्या इमिशन हो, यानी कि जब लाइट निकले और लाइट जब एब्जॉर्ब हो तो लाइट कैसे बिहेव करेगी? पार्टिकल की तरह। अब ये जो पार्टिकल होंगे, ये कहा हमारे, ये हम पहले कंक्लूजन बता रहे हैं कि लाइट क्या है? पार्टिकल की तरह ट्रेवल करेगी। अब पार्टिकल की तरह जब ट्रेवल करेगी तो वो पार्टिकल क्या होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल होंगे ना, लाइट जिन पार्टिकल में ट्रेवल करेगी वो होंगे कुछ पैकेट्स में ट्रेवल करेगी। मान लीजिए कि ये पैकेट और ये सब पैकेट इक्वल एनर्जी अपने साथ लिए रहेंगे, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसी लिए रहेंगे कि मान लीजिए कि ये एनर्जी, मान लीजिए इनकी ऐसी रहेगी कि मान लीजिए 1 यूनिट इनकी एनर्जी है, 2 यूनिट एनर्जी है, 3 यूनिट एनर्जी। अब ये यूनिट कैसे हुई कि एक जो डब्बा है,
ये जो डिब्बा है, ये इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने नाम दिया क्वांटम। ठीक है, ये जो क्वांटम है, अब इसका क्वांटम नाम कैसे पड़ा, तो देखिए जो हमारे एनर्जी जो पैकेट है, यदि वो एनर्जी के पैकेट है, पैकेट मतलब तो आप जानते होंगे ना, वो नमक का पैकेट, शक्कर का पैकेट, तो जो पैकेट है वो उसके अंदर यदि एनर्जी है तो उसको हम कहेंगे क्वांटम। ठीक है, और यदि वो एनर्जी लाइट एनर्जी है, और स्पेशली कौन सी लाइट एनर्जी, वो एनर्जी यदि एनर्जी पैकेट्स, इनको मैं एनर्जी पैकेट्स लिख दूं, तो ये एनर्जी पैकेट्स यदि कौन सी एनर्जी लेकर चले अपने साथ में, विजिबल रेस वाली, विजिबल रेस। अब विजिबल रेस कौन सी हैं, विपग्योर, यानी कि जो 7 रंग हमें दिखते हैं, एक सफेद रोशनी को जब हम सफेद रंग को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें 7 रंग दिखते हैं। तो 7 रंग क्यों दिखते हैं, वो हमारी सातों एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उनके पास सबके पास अलग अलग एनर्जी होती है, ये हमने समझा था पिछले वीडियो में। तो वो यदि विपग्योर वाली जो लाइट है उनकी एनर्जी, ये पैकेट एनर्जी, ये एनर्जी के पैकेट यदि विजिबल रेस वाले पैकेट हैं तो उनका हम नाम क्या रख देंगे, फोटोन। तो ये हमारा फोटोन कहला गया। ठीक है, फोटोन क्या कहला गया कि हमारी लाइट, इन्होंने कहा कि एनर्जी के पैकेट्स में ट्रेवल करती है, उन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा को फोटोन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है वो विजिबल रेस वाली है। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ कि वो जो ट्रेवल कर रही है लाइट, वो फोटोन के माध्यम से कर रही है ट्रेवल। अब वो जो फोटोन के माध्यम से जब ट्रेवल कर रही है तो वो कैसे कर रही है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में। यानी कि मान लीजिए इंटीग्रल मल्टीपल का तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 पैकेट, 1.5 पैकेट, ठीक है, 1.25 पैकेट, 2.25 पैकेट, 3.25 पैकेट, ऐसा नहीं होगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इंटीजर्स ही होंगे जिनके मल्टीपल में एनर्जी ट्रेवल कर रही होगी। यानी कि ऐसा कि जैसे ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स ही मान लीजिए बल्ब है, तो यहाँ से 1 पैकेट जा रहा है तो 1 यूनिट एनर्जी, पैकेट की वैल्यू सेम है, पैकेट की वैल्यू सेम है, और इसने छोड़ा, ये 2 पैकेट एक साथ छोड़ दिए, 3 पैकेट एक साथ छोड़ दिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये था इनका कंक्लूजन। अब चलते हैं हम एक एक एक्सपेरिमेंट पर और निकालते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन जो इन्होंने दिए, वो क्या उसमें सही हुए या नहीं हुए, ये देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं हमारा एक और, आप इसके पहले एक और चीज समझ लीजिए, वेव नेचर से जब हम वेव और पार्टिकल पढ़ रहे हैं तो देखिए ये जो वेव होती है हमारी, ये है वेव। ठीक है, अब इस वेव में यदि मैं एनर्जी दूं, इस वेव में यदि मैं एनर्जी दूं, एनर्जी यदि मैंने इसमें एनर्जी दी, तो इसका क्या होता है कि वेव में जब हम एनर्जी देते हैं तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वेव लेंथ का तात्पर्य मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक वेव की लंबाई इतनी, वेव लेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी कि 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकल रही हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाना, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड बढ़ जाना। तो उस वेव का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, सेम वेवलेंथ पर यदि मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये ऐसा आएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड इनका बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रही, यानी कि जितनी ये लंबी है उतनी ही ये लंबी है, और 1 सेकंड में जितनी ये वेव्स इस पॉइंट से निकलेंगी उतनी ही ये वाली निकली थी। तो एनर्जी हमारी होती है, जब हम लाइट की वेव की चर्चा करते हैं, ये होता है हमारा इंटेंसिटी बढ़ जाती है वेव की, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और जो हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का तात्पर्य भी है हमारा एम्पलीट्यूड से, तो इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम लाइट के केस की चर्चा करते हैं इंटेंसिटी की, तो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो मीन करती है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना या घटाना, लाइट की इंटेंसिटी जो मीन करती है, बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो लाइट का जो हमें कलर दिख रहा है उसकी ब्राइटनेस से है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी
इक्वल होती है उसकी ब्राइटनेस से। अब ब्राइटनेस कैसा, कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वो चटक लाल है। चटक लाल का यानी मतलब एकदम ब्राइट रेड। और यदि मैं कहूँ कि लाइट की इंटेंसिटी यानी कि रेड लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो वो क्या है, इंटेंसिटी वो हो गया हमारा कौन सा, हल्का डल लाल, ठीक है। और जब हम साउंड वेव की चर्चा करते हैं, यानी कि साउंड की जब हम चर्चा करते हैं, तो साउंड में इंटेंसिटी जो मीन करती है वो किससे करती है, वो करती है उसके साउंड की लाउडनेस से। लाउडनेस, अब गौर करने वाली बात है, लाउडनेस अलग चीज होती है और पिच अलग चीज होती है। पिच होता है फ्रीक्वेंसी से मतलब रहता है पिच का, पिच यानी कि आवाज का पतला और मोटा होना, और लाउडनेस आवाज का ज्यादा मतलब एम्पलीफिकेशन होना या ना होना, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने साउंड में एनर्जी दी तो उसकी आवाज बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी सेम रही। फ्रीक्वेंसी यानी कि मान लीजिए कि कोई एक गायक है, गायक कोई गाना गा रहा है, अब मैं वेव का नेचर बता रहा हूँ आपको। गायक है, कोई गाना गा रहा है, हम उसको गाना को अपने हेडफोन में या साउंड सिस्टम में कहीं पर सुन रहे हैं। जब हमने उसका वॉल्यूम बढ़ाया तो हमने उसको क्या किया, एनर्जी दी। जब एनर्जी दी उसको तो उसकी क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ा, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ी, यानी कि उसकी लाउडनेस बढ़ी। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, एनर्जी देने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी। यही मैं वेव के नेचर को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो एनर्जी जब हम किसी वेव पर एनर्जी देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ना कि फ्रीक्वेंसी। अब यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती उसकी, तो वो गायक की आवाज पतली हो जाती, क्यों, क्योंकि उसकी पिच हाई हो जाती। ठीक है, आप 9th क्लास की साउंड में पढ़कर आए होंगे, नहीं भी आए होंगे तो भी मेरा जितना मतलब था मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहता है, यदि कोई चीज वेव है तो, ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा जो हमें समझना था, यानी कि मतलब ये जो वो रहते हैं ना कि प्री रिक्वायरमेंट, तो प्री रिक्वायरमेंट है हमारे इस एक्सपेरिमेंट के। अब एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम। कंक्लूजन हमने पहले ड्रॉ कर लिया कि ये कंक्लूजन आना है, यानी कि हमने जो पिक्चर का लास्ट का सस्पेंस है वो हमें पता चल गया है। अब हम चलते हैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट पर। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ कि ये हो गया हमारा कोई एक मेटल, ठीक है। अब देखिए मेटल है तो मेटल के अंदर एटम होंगे, ठीक है, मेटल के अंदर एटम होंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उनका कहना ये है कि एज सोन एज जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR हमने इस पर फेंका, ये है मेटल, ये है मेटल का सरफेस। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस पर डाला तो कुछ एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के बाद, कुछ एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डाल रहा हूँ तो उनकी सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, सॉरी उनकी सारी की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। मान लीजिए मैं रेड कलर डाल रहा हूँ, वायलेट कलर डाल रहा हूँ, येलो कलर डाल रहा हूँ, ग्रीन कलर डाल रहा हूँ, ऑरेंज कलर डाल रहा हूँ, ब्लू कलर डाल रहा हूँ, तो इन सब की क्या है, इन सब की एनर्जी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की, जब हम निश्चित फ्रिक्वेंसी की एक सर्टेन लिमिट आएगी फ्रिक्वेंसी की, कि जब वहां पर उस फ्रिक्वेंसी की लाइट हमने जैसे ही इस पर डाली, एक सर्टेन लिमिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सर्टेन फ्रिक्वेंसी, सर्टेन फ्रिक्वेंसी की जब हमने EMR से इसको क्या किया, स्ट्राइक कराया, तो क्या हुआ, यहां से होने लगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यानी कि जैसे ही हमने इस पर लाइट से स्ट्राइक कराया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लाइट से, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की लाइट से इसको स्ट्राइक कराया तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा। अब हमने एक चीज और देखी कि जब हमने यहाँ पर, अभी ग्राफ से समझेंगे हम, कि जब हमने यहाँ पर ये EMR से, और ये जो हमारी सर्टेन फ्रिक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, उसको हम कहते हैं क्या, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वो फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी को अटेन करने के बाद, वो फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी को अटेन करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गया, उस फ्रिक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से ग्राफ से। ग्राफ में हमने क्या देखा कि जब हमने ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको जब हम अलग अलग इंटेंसिटी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, इसमें इसकी एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब हम इसकी एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास मास है भाई, देखिए इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है, भले ही नेग्लिजिबल है, कुछ मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है। और जब यहाँ से कोई भी चीज मूवमेंट कर रही है तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, और जब मास है वेलोसिटी होगा तो हाफ mv²। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जब आप कोई गति कर रहे हैं, यानी कि आप मोशन कर रहे हैं, तो गति करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब हमारा मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने यहाँ से एनर्जी बढ़ाई, किसकी एनर्जी बढ़ाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ाई तो हमें पता है कि वेव जो होती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। वेव की एनर्जी बढ़ जाती है तो वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब हमने इसकी एनर्जी बढ़ाई यानी कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, यदि ये वेव है तो हमने इसकी एनर्जी बढ़ाई। वेव की एनर्जी बढ़ाना यानी कि वेव की इंटेंसिटी बढ़ाना। तो जब हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये है फ्रिक्वेंसी को मैंने न्यू से डिनोट किया, और ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक मान लीजिए कि कुछ नहीं हुआ, हमने यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं v न्यू नॉट यानी कि यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तक मैंने फ्रिक्वेंसी अटेन की है। न्यू नॉट यानी कि सर्टेन फ्रिक्वेंसी, जिससे बाद से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पर कि ये देखिए, ये क्या है हमारा कि जब हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेकर आए, ठीक है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग थी। ग्रीन कलर लेकर आए, वायलेट कलर लेकर आए, रेड कलर लेकर आए। हमें पता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो मान लीजिए कि रेड कलर है जो हमारा उसकी वेवलेंथ क्या है? इन सबसे मैक्सिमम है, और वायलेट कलर की सबसे कम है। वायलेट इसकी लीस्ट है वेवलेंथ, और इसकी मैक्स है, जिसके कारणवश क्या है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट है, इसकी न्यू नॉट क्या है? मिनिमम है, और इसकी मैक्सिमम है। तो ये मान लीजिए कि हमने वो अटेन करने के बाद, हमने जो अपनी वो अटेन कर ली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उसके बाद हमने जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाते गए, ये हमारी फ्रिक्वेंसी की लिमिट बढ़ती जा रही है, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जब हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम तो ये पढ़कर आए हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर वेव की एनर्जी बढ़ती है। और हमें ये भी पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। अभी आप समझिए मेरी बात को, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर सिर्फ फोकस कीजिए। अभी आप ऐसा मत कीजिए कि आप आगे का एक्सपेरिमेंट समझना अपने मन से कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बाद में समझ लीजिएगा, अच्छी बात है। तो ये देखिए फ्रिक्वेंसी ऊपर चली गई। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये हो गया हमारा क्या? केस 1। अब इसको मैं कर देता हूं रब। एक हमारा ये केस 1 का जो डायग्राम है वो आपके सामने बना दिया हमने। अब दूसरे की बनाने की जरूरत है, तो वो कैसे बनेगा? देखिए, जब हमने दूसरा बनाया, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सिस। कौन सा? वाई एक्सिस। यहाँ क्या है हमारी? न्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी। और हम इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें ये कंसीडर कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी have been attained, यानी कि इस वाले केस में हमने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को अटेन कर लिया है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाई यानी कि वेव की एनर्जी बढ़ाई। अब जब वेव की एनर्जी बढ़ाई तो हमें जो देखने को मिला कि भैया ये हमारा जो ग्राफ है ये कांस्टेंट है।
यानी कि जब हम ये बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, ये सॉरी फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये हमारी इंटेंसिटी है। यहाँ पर इंटेंसिटी जब हम वेव की बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये कांस्टेंट जा रहा है। तो अब एक बात जो मैं आपको पहले बोल रहा था अब बोलने वाला हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या होता है कि ना हम एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने जो एनर्जी दी वेव को, तो इंटेंसिटी उसकी क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन वो जो हमने एनर्जी दी वो हमें इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं तब्दील होती हुई दिख रही है। इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो क्यों सेम रेट से जा रहा है, क्यों सेम इंटेंसिटी से जा रहा है, क्यों उसकी सेम काइनेटिक एनर्जी है। ये दो हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट वाले ग्राफ। अब इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने जो दो एक्सपेरिमेंट से पाया, इसको अभी आप याद रखिएगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी पर फर्क पड़ रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि दो कंक्लूजन जो हमने निकाले, किससे निकाले हमने निकाले अपने दो एक्सपेरिमेंट करके, दो ग्राफ देखकर। पहला क्या कि वेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए कि ये यहां पर मैं लिख देता हूं कि आफ्टर अटेनिंग न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अटेन करने के बाद की बातें लिख रहा हूं मैं, कि जब ये फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, के ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग। और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पर, दूसरा हमने देखा कि वेन इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। यही तो देखा ना अभी हमने। अब आप देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं दे रहा हूं एग्जांपल आपको। कि मान लीजिए कि ये एक दीवार है, आपके घर में लगी हुई है एक दीवार, और यहाँ पर गड़ी हुई है एक कील, ये गड़ी है कील। अब इससे बंधी है एक रस्सी, और ये है आपका हाथ, ठीक है। अब ये रस्सी आप देखिए, रस्सी क्या वेव जैसी है, रस्सी आपको वेव जैसी दिख रही है। कोई भी कंटिन्यूअस चीज, एक मीडियम है हमारा, मीडियम में एक कंटिन्यूअस चीज है, ऐसे ऐसे जो हम उसको ट्रेवल भी करा सकते हैं, वो वेव की तरह दिख रही है ना। तो ये वेव, मैं इसको अभी वेव की तरह ले लूं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे अब इसकी आप समझिएगा कि जैसे अब हम इसको, इस रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाएं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करें, तेजी से ऊपर नीचे करें, तो वो वेव कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। जब हम ऐसे इसको एनर्जी वर्टिकली दे रहे हैं, और जब हम इसको एनर्जी ऐसे जल्दी 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 ऐसे करने लगे, जल्दी 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 ऐसे करने लगे, तो ये वेव कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। लेकिन हमें क्या पता है कि हम इस कील से बंधे हुए रस्सी से अपने हाथ को, चाहे जितनी भी तेज गड़ी हो कील, हम ऐसे ऐसे यदि करते रहेंगे, एकदम लीस्ट एनर्जी पर और एकदम लीस्ट फ्रिक्वेंसी पर, यानी कि हम ये भी धीमा धीमा कर रहे हैं और ये भी धीमा धीमा कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, यानी कि 4-5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, कभी ना कभी यदि हम ये प्रक्रिया, इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे, तो क्या होगा, कभी ना कभी हमारी कील वहां से उखड़ जाएगी। अब क्या है कि ये दीवार है मेटल, कील है इलेक्ट्रॉन, ये है आपकी वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लग रही है ना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए। क्यों लग रही है, इसलिए लग रही है भाई कि जो हमारी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लग रही है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है। तो ऐसा यदि मतलब ये वेव होगी,
वेव, यदि ये वेव रस्सी होती, वो होती यदि चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यदि वेव होते, पहला फेलियर क्यों है कि ये वेव नहीं है, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला जो फेलियर हुआ वो इसलिए हुआ कि यदि ये वेव होती तो हमें ना तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ऐसे मान लीजिए कि जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम धीमे धीमे कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो निकाल ही लेते हैं हम। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि हम चाहे धीमे करें, आज करते रहें, कल करते रहें, वो मतलब धीमी फ्रिक्वेंसी वाली, धीमी एनर्जी वाली लाइट यदि हम उसको डालते रहेंगे तो वो नहीं निकलने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो पहला तो वो यहाँ फेल हो गया। क्यों? कब फेल हो गया वो? जब ये लीस्ट एनर्जी यानी कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी पर हमारी नेल सेपरेट हो गई। कहां से? वॉल से। दूसरी बात ये कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, समझिएगा, इंटेंसिटी यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इंटेंसिटी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये कील थी, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाता, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, अब मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, ये करने का तो मेरा रेट सेम है, लेकिन मैं ऐसा ऐसा बढ़ा दिया मैंने। ये जब ऐसा बढ़ा दिया मैं, ऐसा और तेज लंबा लंबा करने लगा। जब ऐसा लंबा लंबा करने लगा तो क्या होगा कि ये जो कील उखड़ेगी तो और तेजी से ऊपर जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि पहले ऐसे ऐसे करने पर जब मेरी कील उखड़ रही थी तो उसकी जो एनर्जी, जिस एनर्जी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि जिस तरीके से, जिस रेट से वो उखड़ रही थी, जितनी तेजी से वो वहां से उखड़ कर फेंक रही थी अपनी जगह से, अगर मैं ऐसे ऐसे करने लगा, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी, तो वो और तेज तेज फेंकने लगी। यानी कि जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो उस कील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ऐसा हुआ वेव में। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा था? हमारे केस में ये हो रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन करने के बाद जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं हमको नजर आ रहा था। तो दूसरा फेलियर ये हो गया हमारा, दूसरा फेलियर ये हो गया कि आफ्टर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी E of electron remains सेम। ये हमारा वेव नेचर का दूसरा फेलियर हो गया, यदि ये वेव होती तो। तीसरी बात ये है कि जब हमने देखा यहाँ पर कि जब हम इसको लेकर आए, मान लीजिए कि लेकर आए, ये इस फ्रिक्वेंसी से मैं काम कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि मेरी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ये है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इतनी तेजी से यदि मैं काम करने लगूं तो कील को मैं जल्दी से उखाड़ पाऊंगा। लेकिन जल्दी से उखाड़ पाऊंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि जैसे मैंने ये रस्सी पकड़ी और वो फ्रिक्वेंसी दे दी। कौन सी फ्रिक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिससे इसको उखाड़ के फेंकना है, जिससे ये कील निकल जाएगी अपनी जगह से। तो मान लीजिए मैंने इसको पकड़ा और वही फ्रिक्वेंसी से मैं तेज तेज हिलाने लगा। कैसा? ऐसा ऐसा करने लगा, मैं ऐसा करने लगा, ठीक है, यानी कि मैंने वो फ्रिक्वेंसी दे दी उसको। पर देखिए, अब गौर कीजिए, क्या ये कील तुरंत उखड़ गई? नहीं उखड़ी। क्यों? कुछ ना कुछ इसका डिले हुआ ना, कुछ ना कुछ तो डिले हुआ इसका, यानी कि ये तुरंत तो उखड़ नहीं गई। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी तो वहां पर टाइम डिले नहीं हुआ। तो तीसरा फेलियर है कि यहाँ पर तो देखो टाइम लगा, और वहां हमें तीसरा मतलब चीज क्या देखने को मिली? नो डिले ऑफ एजेक्शन of electron after giving EMR of न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जब हमने क्या दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी दे दी तो तुरंत निकल गया। अब यहाँ पर इस वाली कील में यदि ये वेव के नेचर में देखूं तो मैं चाहे जितनी तेज फ्रीक्वेंसी में कह रहा हूँ कि इतनी तेज है आपकी, इतनी तेज है ये क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं इतनी तेज तेज करने लगूं तो भी आपकी कील तुरंत नहीं उखड़ेगी भाई, तो भी आपको मतलब कुछ डिले होगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नो टाइम डिले। तो ये हमारा, ये चीज मैंने आपको बताई कि ये वेव क्यों नहीं थी। अब मैं बताऊंगा कि पार्टिकल क्यों था।
तो देखिए, ये था आपका मेटल, ये जा रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन्स, यहां से आ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो कैसे आ रहे थे, ये कैसे आ रहे हैं, पार्टिकल्स की तरह आ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ एनर्जी, एनर्जी जो इनके पास है, मान लीजिए कि वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी इनके पास जो E = H0। अब ये क्या है भाई, ये हमारे प्लैंक साहब की बात है, मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने कहा था ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। और उन्होंने क्या कहा था कि जो वेव नेचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के। वो जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी है, एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, यदि हम इसको इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल करूंगा मैं ये से, तो यहाँ पर लग जाएगा H, इसी को हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लेकिन अभी ये आपके काम का नहीं है, आप समझिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से निकली, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब आपको पूरे ग्राफ भी समझ में आ जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल, इन्होंने बताया कि एक, वो भी हमने जैसे प्लैंक कांस्टेंट समझ लिया। तो अब इसके बाद हम चलेंगे कि जो चारों ग्राफ हैं हमारे, यानी कि 4 प्रकार के जो ग्राफ दिए गए हैं उनको समझेंगे, उसी के साथ साथ में हमें पार्टिकल नेचर भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो चारों ग्राफ हैं वो मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ, ठीक है। कैसे कैसे हैं 4 ग्राफ, पहला है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ बना देता हूँ मैं चौथा। अब देखिए ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये भी है हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये है हमारा करंट, और ये भी है हमारा करंट। यानी कि दो है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, पहला है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, तीसरा है करंट और फ्रीक्वेंसी, चौथा है करंट और इंटेंसिटी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं नॉट, न्यू नॉट, इंटेंसिटी का आई, यहाँ पर फिर से न्यू, और फिर यहाँ पर आई। यानी कि एक बार में हम फ्रीक्वेंसी के साथ में जब एक मतलब जब हमारी एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होगी उस समय पर इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट रखेंगे हम। और जब हम इंटेंसिटी पर काम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये जैसे हमारे पार्टिकल्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जब हो रहा है उसको हम क्या लेकर चल रहे थे कि न्यू नॉट अटेन कर चुका है, न्यू नॉट अटेन, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो आपकी, वो ये अटेन कर चुका है। अब जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन कर चुका है, और हम इसके पहले क्या देख चुके हैं, इसके पहले हम देख चुके हैं कि ये वेव मॉडल्स में कैसे फेल हो रहा है। वो हमने रस्सी वाला एग्जांपल, रस्सी, दीवाल और कील, रस्सी, दीवाल और कील के मदद से ऐसा समझाया था कि ये वेव नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या वेव नेचर जो होना चाहिए वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और ये सारे ग्राफ भी जब बन रहे हैं तब न्यू नॉट अटेन हो चुका है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी वाला बनाते हैं ग्राफ, तो वो ऐसे बनता है, मान लीजिए यहाँ तक न्यू नॉट अटेन हो गया, तो यहाँ से ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा हम आपको पहले बता चुके हैं, ये ग्राफ दो तो आपको पहले बता चुके हैं। और इसमें मान लीजिए कि न्यू नॉट अटेन हो चुका है और ये काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कांस्टेंट बन रहा है ग्राफ। अब जब करंट वाला बन रहा है तो ये फ्रिक्वेंसी के साथ में कांस्टेंट बन रहा है और इसके साथ में बढ़ रहा है, यानी कि इंटेंसिटी और करंट वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है हमें, ऐसा लीनियर, ठीक है, जैसा स्ट्रेट लाइन में लीनियर ग्राफ बनता है।
ये कांस्टेंट ग्राफ दिखा रहा है हमें करंट और फ्रिक्वेंसी वाला। अब इन्हीं ग्राफ की मदद से, ये ग्राफ कब आए, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। इन्हीं ग्राफ हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर ग्राफ आए। हम उन्हीं ग्राफ की मदद से हम चलेंगे जो हमें प्रूव करना था। तो प्रूफ हमें क्या करना था कि लाइट जो है हमारी वेव ना होकर पार्टिकल है, कब, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी को क्या मान लेते हैं, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स में कर रही है, उन पैकेट्स की वैल्यू सेम है ना। नहीं सेम मतलब छोटे पैकेट्स में जब ट्रेवल कर रही है तो उन पैकेट्स को हमने क्या कहा था, क्वांटम। और चूंकि वो क्वांटम विजिबल लाइट के थे, चूंकि वो क्वांटम विजिबल लाइट के थे, इसलिए उन्हें हमने फोटोन कह दिया था। तो जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि फ्रिक्वेंसी उनके अंदर की एनर्जी, क्योंकि E इक्वल्स टू एच नॉट, ये हमने प्लैंक कांस्टेंट से समझाया था आपको। तो फ्रिक्वेंसी है जो हमारी, इसको हम कह देंगे क्या, इसकी फुर्ती, फुर्ती यानी कि स्टेमिना। मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी फुर्ती, और जो इंटेंसिटी हो गई लोग, इंटेंसिटी हो गए लोग, फ्रिक्वेंसी हो गई लोगों के अंदर फुर्ती। अब देखना है आपको चारों ग्राफ कितनी जल्दी से समझ में आते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी मान लीजिए न्यू नॉट अटेन हो चुकी है। तो फ्रिक्वेंसी यानी कि फुर्ती, कितना फुर्तीला व्यक्ति आया, जो जितना फुर्तीला होगा वो उतनी तेज टक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन में, जो जितना फुर्तीला होगा वो उतनी तेज टक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन में। जब तेज टक्कर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से उछलेगा अपनी जगह से। जब उछलेगा अपनी जगह से ज्यादा तेजी से तो वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी, क्यों, क्योंकि वो उछल तेज रहा है। जब तेज उछल रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसीलिए हमारा ये काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। पहला ग्राफ क्लियर। जब वेलोसिटी तेज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि तेज फुर्तीला व्यक्ति आया, उसने धक्का मारा, वो उतनी तेजी से उड़े। जब तेजी से उड़े तो तेज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया, तेज वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहता है, जब हम इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं इसको। तो देखो जब इंटेंसिटी यानी कि लोग, अब यहाँ पर क्योंकि एक कंडीशन थी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, यानी कि एक फोटोन की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से होगी अपने जीवन में। ये देखो ये आया हमारा, ये लोग आए। अब ये लोग आए तो इन्होंने, हमने कहा कि 1 2 3 4 5 सारे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके एक किसी सर्टेन स्पीड से उड़ा दिया। क्यों, क्योंकि उनकी, हमने कहा था कि यहाँ पर जब इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में ग्राफ लेंगे तो फ्रिक्वेंसी हम अपनी सेम रखेंगे। जब फ्रिक्वेंसी को सेम रखेंगे तो इन पांचों लोगों की फुर्ती जो है वो बराबर है। जब फुर्ती बराबर है तो ये जिस स्पीड से आकर या जिस फोर्स से आकर या जिस एनर्जी के साथ आकर इससे स्ट्राइक करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे तो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या 5 हो, ठीक है, ये जितने लोग भी हों, जब इलेक्ट्रॉन को उड़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो उड़ेगा उतनी ही स्पीड से, क्योंकि इनके अंदर जो उड़ाने वालों का नेचर सेम है। तो जो चीज को वो उड़ाएंगे वो उड़ेगा भी तो सेम नेचर पर ना। जब वो सेम नेचर पर उड़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब स्पीड उसकी सेम है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो यहाँ से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन करते हैं यानी कि उसकी स्टडी करते हैं तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हुए बात कर रहे हैं अभी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये चूंकि वेलोसिटी सेम है, क्यों है सेम, क्योंकि उसकी एनर्जी सेम है। एनर्जी क्यों सेम है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटी बस अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है, यानी कि 4 लोग आकर इसको टक्कर मारे, 1 लोग मारे, 2 लोग मारे, 3 मारे, 4 मारे, कोई भी टक्कर मारे, जब टक्कर मारने वालों का नेचर सेम है तो इलेक्ट्रॉन का उड़ने का भी सेम नेचर है। जब सेम नेचर है तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी हमारी सेम रहेगी, यानी कि वेलोसिटी सेम रहेगी। जब वेलोसिटी सेम रहेगी तो वी स्क्वायर सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिस कारण से
काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी पर बेस्ड है। अब तीसरा हमारा ग्राफ है, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारे, वो वेव होने के साथ साथ में पार्टिकल है। पार्टिकल कब है? जब उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एमिशन हो रहा होगा जब, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम पढ़ेंगे। ये क्या है हमारा? अब देखिए जो तीसरा है करंट और फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पर इंटेंसिटी सेम रखी। करंट, करंट क्या होता है? करंट की यदि हम बात करें तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन जो किताबों में लिखी रहती है, यानी कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस एक पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप छोड़ दीजिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है कि जैसे मान लीजिए गोल गोल तार जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा। ये गोल गोल तार जा रहा है ऐसा, मान लीजिए मेटल का है, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कहलाता है। ठीक है। अब नंबर ऑफ चार्जेस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस निकले, ये हमारा करंट होता है। ठीक है। अब देखिए हमने जब फिर इंटेंसिटी सेम रखी, यानी कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ठीक है, अभी नहीं आए, सिर्फ एक एक लोग आए, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ, अलग अलग एनर्जी के साथ, अलग अलग फुर्ती के साथ। ठीक। एक व्यक्ति आया, उसकी कम थी फुर्ती, दूसरा आया उसकी ज़्यादा थी, तीसरा आया उसकी भी ज़्यादा थी। तो जिसकी फुर्ती सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना होगा, वो उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को उड़ाएगा। ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी में देख ली। अब जब इलेक्ट्रॉन को उड़ना है, मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट यहाँ से जहाँ हमें देखना है। अब यहाँ से एक, यहाँ से एक आदमी आया, उसने इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, ठीक है, धीमी स्पीड से। अब लेकिन चूंकि हमें इंटेंसिटी सेम रखना है, दूसरा आया, दूसरे ने और तेजी से उड़ा दिया। लेकिन हम गौर करेंगे यदि एक बात को, तो जा तो यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भले ही इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी तेज है, स्पीड तेज है, ठीक है, लेकिन निकल तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है ना, निकल तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन रहा है निकल, कब? जब हम इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 एम्पियर, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज जब निकल रहा है एक सेकेंड से, एक इलेक्ट्रॉन जब एक सेकेंड से निकल रहा है, एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हमारा जो करंट होगा वो सेम होता चला जाएगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह कूलम मान लीजिए आप, तो आप कहेंगे कि यूनिट कूलम होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं होती। तो एक कूलम चार्ज निकल रहा है, यानी कि मान लीजिए कुछ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक सेकेंड में, तो 1 एम्पियर चार्ज। एम्पियर को भूल जाइए भी, नहीं तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताने पड़ेंगे। मान लीजिए एक सेकेंड में यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सेम चार्ज होगा, आई कांस्टेंट हो जाएगा। अब आई कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? आई कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा कि यहाँ से हमें निकालना है। अब यहाँ से इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जाए, धीमे धीमे जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक सेकेंड में, एक ऐसा निकल जाए, उसके पीछे तो कोई नहीं आया, एक आया और तेज निकल जाए, एक और धीमा धीमा आया, लेकिन ये सब क्या एक सेकंड में हो रहा है काम। तो कांस्टेंट है ये, नंबर ऑफ चार्जेस कांस्टेंट है एक सेकंड में, यानी कि हमारा करंट भी सेम है। अब दूसरा केस आपको और समझ में आ जाएगा, क्या कि अब आएंगे लोग ज़्यादा, फुर्ती उनकी सेम है, स्टेमिना उनकी सेम है, लोग आए ज़्यादा, उन्होंने किया इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक। तो जब इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि 5 लोगों ने आकर स्ट्राइक किया, 4 लोगों ने स्ट्राइक किया, 3 लोगों ने किया, 2 लोगों ने किया, 1 लोगों ने किया, जब हम लोग बढ़ाते गए, लोग बढ़ाते गए, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को किया। जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को किया, तो उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज़्यादा हो गई। जब उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, चार्जेस क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएगा। जब न्यूमरेटर बढ़ जाएगा किसी फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर सेम है, क्यों? क्योंकि एक सेकंड में हमें बात करनी है। जब एक सेकंड में हमें बात करनी है,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। और चौथा ये हमारा जो ग्राफ है ये और ये, यानी कि ये क्या है हमारी इंटेंसिटी, इस समय पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और ये हमारा करंट, तो ये बढ़ जाएगा लीनियरली। ठीक है, तो ये हमारे चारों ग्राफ हो गए। तो हमने कैसे पढ़ा, पहले पढ़ा हमने कि मैक्स प्लैंक ने इनसे कंक्लूजन क्या निकाला। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उनके 4 ग्राफ हमें नजर आए। जब 4 ग्राफ नजर आए तो उन्होंने अपना उन ग्राफ को लेकर यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल दिया। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमें प्रूव करना था कि लाइट वेव के नेचर के साथ साथ में जब एब्जॉर्ब होती है तो एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है वो। ये हमने कैसे जाना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो चारों ग्राफ हो गए आपके, आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने आपको समझा दिया, और मैक्स प्लैंक की थ्योरी भी हो गई। अब दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हम करेंगे कि जब इमिशन होता है, यानी कि इमिशन जब होता है उस समय भी लाइट एज अ पार्टिकल बाहर निकलती है, वो हम समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। उसके लिए आपको अगले वीडियो में इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आई एम शिवम चतुर्वेदी। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, उससे हमने क्या समझा कि जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कैसे होती है, लाइट होती है पार्टिकल्स की तरह एब्जॉर्ब। अब हम समझेंगे कि ड्यूरिंग इमिशन light is ejected as particles या पैकेट्स। कौन से पैकेट्स, क्वांटम यानी कि एनर्जी के पैकेट, और वो विजिबल रेस के जो पैकेट हैं उन्हें हम फोटोन कहते हैं। यहाँ पर हम पैकेट समझ कर चलेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं हम भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले आप समझिए हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी में अंतर, क्योंकि आपके में हॉट बॉडी रेडिएशन भी है। हॉट बॉडी का मतलब होता है हमारा, ये दोनों साथ के ही टॉपिक हैं। हॉट बॉडी यानी कि हमने किसी भी चीज को गर्म किया, मान लीजिए आपके पास एक वो पतीला है, पतीले को आपने गर्म किया, उसके आसपास यदि आप अपना हाथ लेकर जाएंगे तो उस बॉडी ने उस हीट को लिया, और आपके आसपास उस हाथ में अब आपको गरम गरम महसूस होने लगेगा, यानी कि वहां से रेडिएशन छोड़ने लगी। वो बॉडी जो पहले ठंडी थी उसने हीट को लिया और हीट को अपने तरफ से रेडिएशन के तौर पर छोड़ने लगी। अब रेडिएशन यानी कि रेडिएशन, सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है हमारा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर where medium is not required, यानी कि हीट या इलेक्ट्रो एनर्जी का ऐसा ट्रांसफर का मीडियम, एनर्जी का एक ऐसा प्रकार का ट्रांसफर जिसमें मीडियम की जरूरत ना हो, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी पर। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी होती है कि मान लीजिए कि आप ये ब्लैक बॉडी और ब्लैक कलर में अंतर है। ये एक बॉडी है, बॉडी यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, अभी ये अंदर आया, तो अब इसके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि इसे अंदर रह जाए। दूसरा रास्ता है कि इससे पास ट्रांसमिट हो जाए, और तीसरा रास्ता क्या है कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वो कलर हमें उस चीज का दिखने लगता है। जैसे अभी हम ये जो शर्ट पहने हैं, व्हाइट लाइट आ रही है, हमारी शर्ट ने कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ हमारी शर्ट के पीछे चला गया, वो हमें नहीं दिखा। जो रिफ्लेक्ट हुआ, जिस कलर की हमको ये शर्ट दिख रही है,
वो कलर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस शेड का जो एटम है वो ये कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, ये रेड कलर है, तो इस पर ये जो रेड इंक है मेरी, रेड इंक पर वाइट लाइट आ रही है और ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, रेड कलर को, ठीक है। तो ये होती है हमारी ब्लैक बॉडी जो सारे रेडिएशंस को, इंफ्रारेड, यूवी, एक्स रे, गामा रे, रेडियो रेज, माइक्रोवेव सबको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्लैक बॉडी। अब आपको जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, यानी कि जो चीज समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो ये होता है कि जैसे आपकी एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड, ये क्या हमारी आयरन रॉड। अब आयरन रॉड को जब हम यहाँ से ये गर्म करेंगे तो पहले ये हमें क्या दिखती है, पहले दिखती है रेड, फिर दिखती है ऑरेंज, फिर दिखती है येलो, फिर ग्रीन, लास्ट में हमें ब्लू दिखती है। और चूंकि चूंकि हम आपको जब ये वीडियो शुरुआत हुआ था, हम आपको क्या बताया था हमने आपको कि इंटेंसिटी, जब हम किसी भी वेव को एनर्जी देते हैं, ये हो गई हमारी वेव, इसको जब हम एनर्जी देंगे तो इसकी क्या बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी ना बढ़कर इसकी बढ़ेगी। इसको जब हम एनर्जी देंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी ना बढ़कर इसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रहेगी सेम और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड, लाइट के केस में उसकी ब्राइटनेस। तो हमने यहाँ से क्या दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे। जब हम एनर्जी दे रहे थे तो एनर्जी का क्या लॉ है कि ना तो डिस्ट्रक्शन ना क्रिएशन, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए कि हम यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं और सामने जो हमें दिख रहा है इसका कलर, तो ट्रांसफॉर्म ही हो रहा होगा। जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इंटेंसिटी में बदलाव दिखना चाहिए हमें, लेकिन फ्रिक्वेंसी में बदलाव दिख रहा है। इंटेंसिटी में बदलाव ऐसा हो, मान सकते हैं आप लोग कि जैसे उसने लाइट, हमने लोहे की छड़ को गर्म किया, लोहे की छड़ को जब हमने गर्म किया तो लाल थी वो, लाल को कैसा दिखना चाहिए था, हल्के लाल से चटक लाल, यानी कि डल डल रेड से ब्राइट रेड की तरफ उसको जाना चाहिए, तब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती, एनर्जी बढ़ती, एम्पलीट्यूड बढ़ता, यदि ये वेव होती। लेकिन हमें क्या यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दिख रही है, फ्रिक्वेंसी में चेंज। क्यों फ्रिक्वेंसी में चेंज, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की हमको रेडिएशंस देखने को मिल रही है, जिस कारण से इसका ये वेव नेचर हो गया फेल। ये बहुत सिंपल है, ये फेल हो गया, ठीक है। अब चूंकि देखिए वेव नेचर यहाँ हो गया फेल, अब हो क्या रहा है कि यहाँ से देखिए आप अलग अलग हमें रेडिएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, कभी लाल, कभी पीली, कभी ऑरेंज, कभी ये, कभी नीली। ये हो क्या रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है। फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट कब हो रहा है, जब एनर्जी बढ़ रही है। जब एनर्जी बढ़ रही है यानी कि जितनी एनर्जी ये ले रहा है उतनी छोड़ रहा होगा, जितनी ले रहा है उतनी छोड़ रहा होगा। तो चूंकि अभी आपने लाइन स्पेक्ट्रम समझा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये आपका ये आयरन रॉड का एटम था, इसकी ये थी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है, एटम में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं। शेल्स यानी कि वो नहीं, शेल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उस जगह उसको शेल्स कहने लगते हैं। जैसे आप मान लीजिए जंगल में गए, तो जहाँ से वो हमारे पुराने लोग चले गए पहले, वहाँ पर वो पगडंडियाँ बन जाती हैं। जहाँ पर वो पगडंडियाँ बन जाती हैं यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ शेल है इसलिए यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहाँ शेल बन जाएगा, यानी मेन इलेक्ट्रॉन है, सेकेंडरी शेल है, यानी कि इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से चले वो जगह शेल है। अंतर समझिएगा, जहाँ शेल है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ शेल बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स रहती हैं। मान लीजिए पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, यही हमारा कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी, जो ये एनर्जी और ये एनर्जी शेल, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी तो वो अपनी शेल बदलेगा, यानी कि जिस रास्ते से चल रहा है उसको कुछ खास, यानी कि कुछ फिक्स्ड, यानी कि कुछ सर्टेन, यानी कि कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिलेगी तो ही वो अपना रास्ता बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। जब यदि उसको इतनी इतनी लेवल की इतनी एनर्जी मिल गई, मान लीजिए ऊपर चढ़ गया और कुछ एनर्जी उसने निकाल दी, फिर अगली बार
यहाँ से तो हम एनर्जी लगातार दे ही रहे हैं हीट के फॉर्म में, तो वो और ऊपर चढ़ गया और एनर्जी निकाल दी उसने, इस गैप की एनर्जी निकाल दी। धीरे धीरे उतर भी रहा है ना, वो साथ साथ में उतरता भी है, हमने आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में समझाया था। अभी के लिए आप इतना समझिए कि मान लीजिए ये कुछ पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ये सब हो गया, ये बाद में समझेंगे लाइन स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में भी समझ चुके हैं, इसमें नहीं तो मैं आपको और कंफ्यूज कर दूंगा। देखिए यहाँ से कुछ एनर्जी ली, कुछ एनर्जी ली, और चूंकि एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, ये कौन बोले थे, मैक्स प्लैंक, जो ये सब बात कर रहे हैं, तो एच हो गया हमारा कांस्टेंट अभी, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमने एनर्जी ली, यहाँ से एनर्जी ली, और उतनी ही फुर्ती वाले चीज को हमने बाहर फेंका। कैसे फेंका कि हमने एनर्जी ली तो हमारी फुर्ती बढ़ी, इनके अंदर जो पार्टिकल्स थे, फुर्ती कौन दे रहा है, नीचे से हम आग लगाकर फुर्ती दे रहे हैं, इससे नीचे से आग लगा रहे हैं तो स्टेमिना आ रहा है, फुर्ती आ रही है, फ्रिक्वेंसी आ रही है। और चूंकि मैक्स प्लैंक बता चुके हैं कि ये इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट को रखा साइड में, कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो ये क्या हो रहा है कि हमने नीचे से एनर्जी दी, यहाँ पर उनकी फुर्ती बढ़ी, जब फुर्ती बढ़ी तो उसने फुर्ती के साथ में बाहर फेंक रहा है, जब बाहर फेंक रहा है तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जब हमें कम फुर्ती, पहले एनर्जी कम आई, कम फुर्ती वाला व्यक्ति निकला, फिर और ज़्यादा उसकी एनर्जी आई, उसकी स्टेमिना और बढ़ गई, फुर्ती बढ़ गई, जब फुर्ती बढ़ गई यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, तो और ज़्यादा तेज़ी से वो निकला, और तेज़ी से निकला, यानी कि एनर्जी वो लेता जा रहा है, उसकी फुर्ती बढ़ती जा रही है। ऐसे अंदर कई लोग बैठे हुए हैं उसके, जब एनर्जी लेने वाले अंदर कई लोग बैठे हुए हैं तो वो अलग अलग फुर्ती के साथ निकल रहे हैं, जब अलग अलग फुर्ती के साथ निकल रहे हैं यानी कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ निकल रहे हैं, तो हमें फ्रिक्वेंसी, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, यानी कि हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीचे से ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो फुर्ती बढ़ती जा रही है लोगों की, एक ने फुर्ती ली, फिर दूसरे ने और ज़्यादा ले ली, तीसरे ने और ज़्यादा ले ली, तो फुर्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि हमें देखिए अब रेड से हम किस तरफ जा रहे हैं, ब्लू की तरफ, ज़्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की तरफ, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारा वेव नेचर तो नहीं है, पक्का नहीं है भाई, यहाँ से देख वो हम इंटेंसिटी वाला देख चुके हैं, और पार्टिकल्स नेचर इसलिए है क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं एनर्जी लेकर, लोग बाहर निकल रहे हैं एनर्जी लेकर, एनर्जी कौन दे रहा है, हम जो आग लगा रहे हैं नीचे से, तो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकल रही है, फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, फुर्ती के फॉर्म में, अलग अलग फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अलग अलग हमें कलर देखने को मिल रहा है। तो यदि ये वेव होती तो ये इंटेंसिटी डिफरेंट करके निकलती, चूँकि ये पार्टिकल्स हैं इसलिए ये फ्रिक्वेंसी के साथ में, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ बाहर निकल रहे हैं, इसी के साथ हमारा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने ये समझा कि जो इमिशन करती है लाइट वो पार्टिकल्स के फॉर्म में करती है, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक समझा था तो हमने समझा था कि जब एब्जॉर्प्शन करती है तो पार्टिकल्स के फॉर्म में करती है। इसी प्रकार हमारे ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आपके, वो मैं आशा करता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सच में पढ़ेंगे, अब सच में पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि हमने बोहर्स का सब कुछ पढ़ लिया है तो बहुत आसान रहेगा पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।